थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा। चलिए, इस बैच का नाम है मैथ स्पेशल बैच। मैथ स्पेशल बैच है दोस्तों, ध्यान रख, कंप्लीट सिलेबस के साथ ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है। उसके बाद चैप्टर वाइज होगा और ज़ीरो से लेकर एडवांस लेवल तक, चाहे वो स्टूडेंट्स बिल्कुल मैथ नहीं जानता हो और अभी अभी मैथ पढ़ना स्टार्ट किया हो, उन सभी स्टूडेंट के लिए भी ये बैच होगा। और जो स्टूडेंट्स पहले से मैथ पढ़ रखा हो उन सभी स्टूडेंट के लिए भी ये बैच होगा, क्योंकि उनको डिफरेंस सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये बैच किन एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो ऑल वन डे एग्ज़ाम, चाहे आप एसएससी का एस्पिरेंट हो, चाहे आप बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, किसी भी एग्ज़ाम्स के आप तैयारी कर रहे हो, मैथमेटिक्स हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बैच बेनिफिट करने वाला है। दोस्तों ध्यान रखना, ये मैथ स्पेशल का बैच है और कंप्लीट सिलेबस के साथ। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये पेड कोर्स नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप पेड कोर्स के चक्कर में मत रहिएगा। पेड कोर्स से ज़्यादा सिलेबस यहाँ पे आपका कवर करवाया जाएगा, तो पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इसी चैनल के माध्यम पर बने रहना है, इसी चैनल के माध्यम से आपको हर चीज़ कवर करवाया जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ दो काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता है सबसे पहले मैसेज नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर है? तो चलिए ज़्यादा बात हम ना करेंगे, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट की ओर चलेंगे। सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ, ये जो बैच है वो कॉन्सेप्चुअल बैच है। कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपका पूरा हॉट ट्रिक, जो भी ट्रिक्स आते हैं, अप्रोच आते हैं, उन सभी चीज़ों को आपको सिखाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए, पूरा सिलेबस कवर कीजिए मेरे साथ बनकर। और हाँ, एक बात और, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो डेफिनेटली आप मैथ में स्कोर नहीं कर पाओगे। जनरली बात है, मैथ्स का दूसरा नाम प्रैक्टिस होता है, बहुत सारे प्रैक्टिस करना पड़ेगा और साथ में मैं ही ज़्यादा ही प्रैक्टिस करवा दूंगा यहाँ पे, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक नोट्स बनाइए प्रॉपर ढंग से और उसको रिवाइज कीजिए। क्लियर है? तो बैच के बारे में समझ गए, मैथ स्पेशल बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, कंप्लीट सिलेबस है विथ चैप्टर वाइज, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी सिखाया जाएगा और जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक आपको मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। चाहे एसएससी का एग्ज़ाम आप एमटीएस का दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल का दे रहे हो, हर एग्ज़ाम के लिए बैच बेनिफिट होगा। बने रहिए मेरे साथ, कहीं मत जाइएगा। और एक बात और, इस चैनल पे इस बैच में ओनली फॉर एजुकेशन, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात किया जाएगा, कोई गाना कोई शायरी नहीं होगा। तो जो भी स्टूडेंट शायरी सुनना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट गाना सुनना चाहते हैं, तो इस चैनल से चले जाएं। बहुत सारे चैनल है यूट्यूब पर जो गाना गाकर पढ़ाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो, अच्छे लेवल का विद्यार्थी बनना चाहते हो, तो बिल्कुल आप सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें करोगे, पढ़ाई से रिलेटेड आप कमेंट करोगे। क्लियर है? फालतू की बकवास, फालतू की बातें नहीं होगी, सिर्फ पढ़ाई होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसको कवर करना है तो फालतू की बातें से बचना पड़ेगा। क्लियर है? सिर्फ पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी जाकर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। 2 कॉपी का नोट्स बनाना है, पहला एडवांस और दूसरा अरिथमेटिक। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इस चैनल पे सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें होगी, कोई फालतू की बकवास नहीं होगा। क्लियर है? आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि अपलोड वीडियो आपको सबसे पहले नोटिफाई कर दे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैथ बैच स्टार्ट करने से पहले आपको इसका सिलेबस का एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें आखिर में किस सीक्वेंस वाइज में इस क्लास चलेगा। ठीक है, मैथ स्पेशल बैच है, ध्यान रखिएगा। मैथ स्पेशल का मतलब होता है किसी भी एग्जाम्स के लिए आप चिंता ना करें, बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक आपको समझाया जाएगा। और दोस्तों एक बात, ये पूरा कंप्लीट बैच है, बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। अपने बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, मैं कौशल लगभग 6 साल से मैथ्स पढ़ाता हूं और इंग्लिश भी पढ़ाता हूं। क्लियर है? तो ज़्यादा मेरे बारे में ना जानो, बेहतर होगा। कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और डायरेक्टली हम थ्योरम की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे, बेसिक फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करेंगे उसमें हम लोग पूरे आपका ट्रिक जो आता है उन सभी ट्रिक को हम समझेंगे। ये बैच बेसिक टू एडवांस है, प्रैक्टिस बैच भी इसी बैच में इंक्लूड होगा। आपको कहीं से भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप इसी चैनल के माध्यम से रहिए। एक बार बैच कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपका सिलेबस पूरा कवर होगा, कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। 6 मंथ का ड्यूरेशन है, 6 मंथ में पूरे मैथ कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। पहले इसको आप एक बार देख लीजिए, या लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। ठीक है,
चलिए, तो सबसे पहले आप सिलेबस को ध्यान से लिखने का प्रयास कीजिएगा। सिलेबस, ठीक है। मैथ की अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, 2 पार्ट में मैथ को बांट कर हम लोग चलेंगे। पहला एडवांस, ठीक है, पहला हम लोग एडवांस लेवल, ठीक है, एडवांस मैथ्स की बात करेंगे। और दूसरा जो होता है अर्थमेटिक, ठीक है, ठीक है, ये 2 चीज़ हम लोग डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले जो सीक्वेंस है इस मैथ बैच का, सबसे पहले हम लोग एडवांस मैथ स्टार्ट करेंगे। एडवांस मैथ को सीक्वेंस वाइज पूरे ख़त्म करने के बाद हम लोग अर्थमेटिक को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो मैथ की बात करते हैं तो 2 टॉपिक्स में पूछा जाता है, एडवांस और अर्थमेटिक। तो सबसे पहले हम लोग एडवांस लेकर चलते हैं। अर्थमेटिक का देखो सिलेबस तो हर बुक्स में आपको मिल जाएंगे। चैप्टर क्या पढ़ना है ना, ये फालतू के टाइम बकवास है। तो चैप्टर आप क्या करोगे, नोट्स में जब आप सिलेबस लिखोगे तो बुक से आप पूरे चैप्टर को एक बार लिख लीजिएगा बढ़िया से, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस बैच में सबसे पहले एडवांस बैच स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले एडवांस हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आप एडवांस का पूरा सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए। उसके बाद अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे तो अर्थमेटिक का पूरा सिलेबस आपको लिखवा दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एडवांस बैच, एडवांस मैथमेटिक्स का सिलेबस आप एक बार लिख लीजिए। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए आप हेडिंग करिएगा एडवांस मैथ। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका स्टार्ट होने वाला है एडवांस मैथ। एक प्रॉपर ढंग से नोट्स बनेगा, एडवांस का अलग मैथमेटिक्स का नोट्स और अर्थमेटिक का अलग मैथमेटिक्स का नोट्स। ठीक है, ध्यान रखना ये कंप्लीट बैच है, ज़्यादा इस पर फालतू की बकवास नहीं होगी, गानी नहीं सुनाई जाएगी, शायरी नहीं बोली जाएगी। डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें होगी। जो भी स्टूडेंट्स गाना सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पर और सारे टीचर्स हैं गाना सुनाने वाले, आप जाकर वहाँ पे विजिट करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप वास्तविकता में रियल में चाहते हो सिलेक्शन पाना तो बिल्कुल इस चैनल पे बने रहो। बिल्कुल आपको कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंगली सीक्वेंस वाइज आपको पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीक्वेंस वाइज देखते हैं कि सबसे पहले कौन से टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसका सिलेबस क्या है। तो दोस्तों ध्यान रखना, सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होगा आपका ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो ये चीज़ स्टार्ट होगा त्रिकोणमिति, इसको हिंदी में कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो त्रिकोणमिति। ठीक है, वैसे हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है सिलेबस को, आप इंग्लिश में ही लिखो। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट होगा आपका ट्रिगोनोमेट्री। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम। एक कंप्लीट पैकेज होगा दोस्तों। ध्यान रखना, आप पेड कोर्स के चक्कर में मत पड़िए, पेड कोर्स फालतू है। ठीक है, पेड कोर्स आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो बिल्कुल, लेकिन जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पेड कोर्स से भी ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल रहा है तो क्यों पेड कोर्स लोगे? समझ रहे हो ना? पेड कोर्स मत लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पूरा सिलेबस मिल रहा है, उससे ज़्यादा ही मिलेगा आपको पेड कोर्स से। तो बिल्कुल आप यहाँ पे पढ़िए, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। कहीं से भी कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेंगे इस बैच को ख़त्म होने के बाद। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति इसको हिंदी में कहते हैं, लिख लीजिए। उसके बाद जो थर्ड पार्ट है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा को बीजगणित कहते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तीसरा टॉपिक होगा। पूरे सीक्वेंस वाइज हमको लेकर चलेंगे। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद नंबर सिस्टम, उसके बाद अलजेब्रा। उसके ठीक बाद की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। पूरा सिलेबस सीक्वेंस वाइज आपको होने वाला है। और 5th नंबर चैप्टर की बात करते हैं तो इसमें हम लोग ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जो कि ज्योमेट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। जो 6 नंबर चैप्टर है आपका दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैंसूरेशन। ठीक है, मैंसूरेशन इसको बोलते हैं क्षेत्रमिति और इसको बोलते हैं ज्यामिति। ठीक है, और इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसका हिंदी लिख लेना। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति, इसका मतलब होता है बीजगणित। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब होता है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। और ज्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति। और मैंसूरेशन का मतलब होता है आपका क्षेत्रमिति। ठीक है, तो पूरे सिलेबस आपको सामने है। 6 चैप्टर आपका एडवांस मैथ में हम लोग आपको डिलीवर करवाएंगे। ठीक है,
तो सीक्वेंस वाइज आपका स्टार्ट होगा। सबसे पहले आपका ये स्टार्ट होगा त्रिकोणमिति। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति का जो भी बेसिक फंक्शन है, बेसिक फार्मूला, सभी चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, यही चीज़ आपका एडवांस में आता है, ठीक है। उसके बाद लॉगरिथम भी आता है। तो 7th नंबर भी टॉपिक आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा लॉग के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं लॉग से, ठीक है। तो ये भी आपका कवर हो जाएगा, बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको पूरे चीज़ डिलीवर करवाया जाएगा, ध्यान रखना, निश्चिंत हो जाइए बिल्कुल, ठीक है। गाना नहीं सुनाया जाएगा, शायरी नहीं बोली जाएगी, सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ ज्ञान से रिलेटेड बातें की जाएगी, ठीक है। तो पहले आप एक बार इस सिलेबस को लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति को, और पूरे ख़त्म करेंगे हम लोग सीक्वेंस वाइज, कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ, सबके साथ, ठीक है। पहले आप इसको लिखने का प्रयास कीजिए। हो गया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। त्रिकोणमिति अब हेडिंग करिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एकदम सीक्वेंस वाइज सिलेबस था इसलिए फास्ट थोड़ा सा चल दिया, लेकिन जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग धीरे धीरे सब चीज़ को कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं कहानी को। चैप्टर का नाम यहाँ पे आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री, 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 ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। इसको हिंदी में कहें तो इसको त्रिकोणमिति कहते हैं, आप इसको हिंदी भी लिख लीजिएगा, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है। बिल्कुल पूरा हिंदी टू इंग्लिश बाइलिंगुअल बैच है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। चलिए अब शुरुआत करते हैं कहानी को, ट्रिगोनोमेट्री को। तो सबसे पहले बताइए कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है। सबसे पहले इसका एक डेफिनेशन बताइए। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। देखो इसमें ना क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेसिक इसका जो फंक्शन है, बेसिक फार्मूला है, उन सभी चीज़ों को हम एक बार देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली हम लोग इसका कॉन्सेप्ट पहले ले लेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस में चलेंगे, ठीक है। ये मेरे पढ़ाने का तरीका है। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है, इसमें किस फार्मूले पर काम करेगा ये चैप्टर, उन सभी चीज़ों को एक बार हम लोग प्रूफ बाय प्रूफ देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस पर चलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस में। आप मेरे साथ बने रहे, कहीं मत जाइए, ठीक है। बिल्कुल आपको कवर, पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। तो सबसे पहले आपका ट्रिगोनोमेट्री की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये होता क्या है, इसके बारे में हम लोग बताइए। आप लोग सोचिए ये होता क्या, अगर आप लोग जानते हुएगा तो आप मुझे कमेंट करिए कि व्हाट इज़ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति आखिर में है क्या, ठीक है। तो चलिए इसी में पूरा चीज़ आपको छुपा हुआ है, समझिए। ये जो आपका ट्रिगोन है, ठीक है, ट्रिगोन है मतलब होता है ट्रायंगल, इसका मतलब होता है ट्रायंगल, समझिएगा ध्यान से, आपको समझ में आएगा, ठीक है, ट्रायंगल। और ये जो आपका मेट्रो है, मेट्री, तो इसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है भाई, मेजरमेंट, ठीक है ना, मेजरमेंट। तो ये बात समझने की प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। इसका डेफिनेशन इसी के स्पेलिंग में छुपा हुआ है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है, ट्रिगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, और ये जो बात है, ये जो आपको मेट्री है, मेट्रॉन इसको पढ़ते हैं, ठीक है। दो शब्द से मिलकर बना होता है ट्रिगोन और मेट्रॉन, ठीक है। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। कहने का मतलब है इस चैप्टर में हम लोग ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जो ट्रायंगल का मेजरमेंट के संबंध होता है, उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और इसका मतलब देखो त्रिकोण होता है तो 3 कोण, ठीक है, कोण का मेजरमेंट के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो टॉपिक है त्रिकोणमिति सभी ट्रायंगल में अप्लाई होता है, सभी ट्रायंगल के लिए ये अप्लाई होता है, लेकिन ज़्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे, ठीक है।
अभी सबसे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई देखेंगे, उसके बाद हम सभी ट्रायंगल्स में इसका अप्लाई देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका डेफिनेशन समझ में आ गया कि इसका जो होता है ट्रायंगल का मेजरमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। ट्रायंगल के कोण जो होता है, एंगल जो होता है, उसके मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रायंगल में आता है दोस्तों, ध्यान रखने की बात करना, राइट एंगल ट्रायंगल। साथ साथ लिखने का भी प्रयास कीजिएगा, चाहे आप एक बार देख लीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल को एक बार आप देखने का प्रयास कीजिए। राइट एंगल ट्रायंगल को हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो ये समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, समकोण त्रिभुज होता है। एक बार देख लीजिए, इस ट्रायंगल का जो मेन पार्ट होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है। इसके बारे में समझना होगा, तभी जाके आप आसानी से इस चैप्टर को समझ पाओगे। क्लियर है। वास्तविकता में सभी ट्रायंगल में यूज होता है, लेकिन जनरली हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले समकोण जो आपका त्रिभुज है वो होता क्या है दोस्तों, सभी को पता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। तो इसमें क्या बात है, समझने का पूरा ध्यान से प्रयास कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें दो फिगर का बनता है। केस 1 देखिएगा, यहाँ पे समझने का थोड़ा सा आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। केस फर्स्ट, मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है दोस्तों, ध्यान रखना ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इस ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, तो ये अपने आप पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। क्लियर है। अगर यहाँ पे कोई भी नाम दे दीजिए, ए दे दीजिए, यहाँ पे बी, यहाँ पे आप सी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपका केस फर्स्ट की कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा। इस वाले ट्रायंगल में मान लीजिए इंसान यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे इसका आँख है, तो यहाँ पे एंगल बनाएगा, यहाँ पे एंगल थीटा बना दिया, ठीक है ना। यहाँ पे एंगल थीटा बना दिया। ये जो इंसान है यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इसका जो आधार होगा ये हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा सर, ये इसका आधार हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा बी। बी क्या है तो सर इसको बेस कहेंगे, बेस मतलब बी होता है। ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा, एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ पे एंगल 90 डिग्री बनेगा ना, जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, ठीक उसके अपोजिट, ठीक उसके सामने वाले जो साइड्स होंगे, ठीक उसके सामने वाले जो साइड्स होंगे ना, वो होता है कर्ण, हाइपोटेनस जिसको कहते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कहते हैं मतलब एच, इसको हम लोग हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। और जहाँ पे आदमी खड़ा है, जहाँ पे आदमी का आँख है, जहाँ पे एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक उसके सामने वाले भुजा, सामने वाले साइड्स को बोला जाता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। इस चीज़ को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। परपेंडिकुलर को पी से डिनोट किया जाता है, ये केस फर्स्ट है। इसमें आपको समझ में आया, कहोगे सर आ गया समझ में, जहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म्ड होता है, जहाँ पे समकोण बनता है, ठीक उसके सामने वाले भुजा को बोला जाता है कर्ण। हाइपोटेनस को हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में इसको कर्ण कहते हैं, कर्ण को एच से डिनोट किया जाता है। और बेस को हम लोग हिंदी में आधार कहते हैं, ध्यान रखना ये आधार होता है, और आधार को बी से डिनोट किया जाता है। और जहाँ पे एंगल बनता है, ठीक उसके सामने वाले भुजा जो होते हैं वो परपेंडिकुलर कहलाती है, और परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। ये भुजा के बारे में देखो पूरा बेसिक्स लेवल से है, जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं उनको भी ये क्लास समझ में आएगा, जो स्टूडेंट जानते हैं उनका भी थोड़ा सा पेशेंस रखना ज़रूरी है। इस चीज़ को आप ध्यान से देखिए, नोट्स बना लीजिए, बेहतर होगा। केस फर्स्ट हो गया कि जहाँ पे कोण बनेगा, ठीक उसके सामने वाले भुजा लंब होगा, जहाँ में 90 डिग्री, ठीक उसके सामने हाइपोटेनस, और यहाँ पे बेस हो जाएगा। उसके बाद केस सेकेंड में लिखिएगा। केस सेकेंड क्या है समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मान लीजिए सर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में इंसान यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे इसका आँख है, तो यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है, ये बी हो जाएगा। यहाँ पे ए मान लीजिए, यहाँ पे सी मान लीजिए। आप कहोगे सर इस वाले फिगर में आप मुझे बताइए, इस वाले फिगर में आप मुझे बताइए कि लंब कहाँ होगा, आधार कहाँ होगा, कर्ण कहाँ होगा। तो आप कहोगे सर पहली बात तो यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो ये दोस्तों कर्ण हो जाएगा। कर्ण क्या है तो भाई एच होता है, कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, आपको पता है। उसके बाद जहाँ पे एंगल फॉर्म्ड होता है, ठीक उसके सामने वाले साइड, सामने वाले भुजा को लंब कहा जाता है।
तो ये अपने आप में एक लंब हो जाएगा। और जो बचा हुआ पार्ट है उसे कहा जाता है सर आधार। ये आधार हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो दो केस राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि अगर जहाँ पे एंगल फॉर्म्ड होता है उसके सामने वाले भुजा लंब कहलाएगा, और जहाँ पे 90 डिग्री बनता है ठीक उसके सामने वाले भुजा हाइपोटेनस होगा, मतलब कर्ण हो जाएगा। और जो बचा हुआ पार्ट है उसे बेस कहेंगे, आधार कहेंगे। क्लियर है। बेस को बी से डिनोट करते हैं और परपेंडिकुलर को पी से डिनोट करते हैं और हाइपोटेनस को एच से डिनोट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलिए केस 2 की बात कर लेते हैं। तो केस 2 में यहाँ पे एंगल अगर फॉर्म्ड होगा तो इसके सामने वाले साइड्स लंब होगा, 90 के सामने कर्ण होगा। ये बात बिल्कुल समझ में आपको आना चाहिए। दोस्तों एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। अगर हम लोग पी की बात करते हैं, पी की बात करते हैं, ध्यान से लिखने के प्रयास कीजिएगा। पी की बात कर लेते हैं तो पी जो है दोस्तों ध्यान रखना, ये एक परपेंडिकुलर है। ये क्या है सर? परपेंडिकुलर। ये एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये एक परपेंडिकुलर, थोड़ा सा ध्यान से समझने। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पी जो है ना वो परपेंडिकुलर कहलाता है, सबसे पहली बात है। और परपेंडिकुलर को हिंदी की बात करते हैं दोस्तों तो ये लंब कहलाता है। ये बात पता हो गया। चलिए पी को बोलते हैं परपेंडिकुलर लंब। तो उसके बाद छोटा सा बात है बी। देखो बी को अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो इसको बेस कहा जाता है। बेस कहे तो आधार होता है, ठीक है। इसे आधार, ये सब आप जानते होइएगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स पहली बार क्लास देख रहा है, पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं, उनको शायद प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, ध्यान से समझिएगा। अगर नहीं समझ में आए तो रिपीट करके देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। उसके बाद जो एच है ना, एच को हाइपोटेनस कहा जाता है सर, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस, ठीक है। कहे तो इसको हिंदी में कर्ण कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये छोटी सी बात है, छोटी सी कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको आता भी होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं भी आता होगा। अगर नहीं आता है तो उसको आप कवर कर लीजिए, ठीक है। कवर क्या करना है कि अगर जहाँ पे एंगल बनेगा ठीक उसके सामने वाले भुजा को कर ले, मतलब लंब कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। और जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ठीक उसके सामने वाले भुजा को हाइपोटेनस कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक छोटी सी नोट्स आप लिखने का प्रयास कीजिएगा, छोटा सा नोट्स एक लिखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे छोटी सी बात लिखिएगा, जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा यहाँ पे लिख लीजिएगा। जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ना ठीक उसके सामने वाले जो साइड्स होंगे, सामने वाले जो भुजा हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा सामने, सामने वाले जो भुजा होंगे वो हो जाएगा कर्ण। वो क्या हो जाएगा? कर्ण। कर्ण कहे तो एच कहेगा, हाइपोटेनस, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। जहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म्ड होगा, जहाँ पे 90 डिग्री बनेगा ना ठीक उसके सामने वाले भुजा को कर्ण कहेंगे। और छोटी सी कहानी और है, जहाँ पे एंगल फॉर्म होगा, जहाँ पे एंगल फॉर्म होगा, ध्यान रखना यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, थीटा के स्थान पर अल्फा बीटा गामा कुछ भी हो सकता है। जहाँ पे एंगल बनेगा ठीक उसके सामने वाले जो साइड्स होंगे, जो उसके सामने वाले जो साइड्स होंगे उसे हम लोग लंब कह देंगे, परपेंडिकुलर कह देंगे, इसे हम लोग परपेंडिकुलर कह देंगे। समझ में आ रहा है? और जो बचा पार्ट है ना, जो बचा पार्ट है उसे कहा जाता है आधार। उसे कहा जाता है सर आधार, उसको हम लोग आधार कह दीजिएगा, ठीक है यहाँ तक। तो ये तीन चीज़ आप यहाँ से लिख लीजिएगा। पूरे बेसिक से 0 लेवल से आपको एडवांस स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। और जो पहला पार्ट है इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक को समझने के लिए इस छोटी सी कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि कर्ण मतलब लंब, आधार और कर्ण को पहचानना आना चाहिए आपको। अगर आप यही चीज़ नहीं पहचान पा रहे हो तो कैसे एग्ज़ाम में क्वालिफाई करोगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, है ना। तो ये सब चीज़ समझना ज़रूरी है, इसलिए मैंने आपको सोचा कि थोड़ा सा पढ़ाने का प्रयास करता हूँ इन सभी चीज़ों को, ठीक है। चलिए इसको बढ़िया से नोट करिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो फिर से रिपीट करिए वीडियो को, उसके बाद फिर से देखिए, ठीक है। बार बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन के बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए बढ़िया से, उसके बाद एक बार यहीं पे लिखने का प्रयास कीजिएगा। क्या
तो इसको लिखने का ज़रूरी नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तीनों में एक रिलेशन होता है, एक रिलेशन को यहाँ पे लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। एक रिलेशन होता है इस तीनों में। इस तीनों में क्या रिलेशन होता है आपको पता होगा सर, कर्ण का स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग जो होता है वो दोनों लंब और आधार के वर्ग के सम के बराबर होता है, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये चीज़ आपको पता होगा, इसी को बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। ये बात पता होगा आपको, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बेनिफिट करेगा, इसी को ट्रिपलेट कहा जाता है, ठीक है। ट्रिपलेट फाइंड भी इसी कॉन्सेप्ट से होता है, और इसी रिलेशन से हम लोग एक और रिलेशन को डेवलप कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे सर पी स्क्वायर बताइए क्या होगा, तो पी स्क्वायर क्या होगा सर, बी स्क्वायर उधर जाएगा तो पी स्क्वायर आ जाएगा, तो एच स्क्वायर तो पहले से है और बी स्क्वायर यहाँ से माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन हो गया, इस रिलेशन को भी आप देख लीजिए। और सेकेंड रिलेशन की बात करते हैं, अगर बी स्क्वायर पूछे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये तीन रिलेशन आप यहाँ से देख लीजिए, और इस रिलेशन का नाम अगर आपसे कोई पूछे तो बोलिएगा पाइथागोरस प्रमेय है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इसको कहा जाता है, हिंदी में कहे तो पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक पार्ट मतलब बातें हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ये इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहले आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगली कॉन्सेप्ट में। जल्दी से नोट कीजिए। हो गया। चलिए अब थोड़ी सी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब पता पता रहता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं, पहली बार एडवांस मैथ को पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसको बता दिया जाए। और जो जानते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस कर लीजिए, समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो चलिए मैंने इसका रूल्स पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। अब इसका जो क्वेश्चन है कि किस प्रकार से क्वेश्चन इस रिलेशन में बन सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। ये मत समझिएगा कि पूरे जीरो लेवल्स ही आपको पढ़ाया जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले हम लोग जीरो लेवल पढ़ा देते हैं, उसके बाद हम लोग एडवांस लेवल भी चलेंगे, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चंस को बनेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो बैच है बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक है, ठीक है। तो पहले हम लोग जीरो पढ़ाएंगे तब ना एडवांस पढ़ाएंगे, तो पहले आप जीरो लेवल को ध्यान से समझिए, उसके बाद हम लोग एडवांस में आएंगे, ठीक है। एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, एमटीएस से लेकर सीजीएल तक आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पहले आप एक बार क्वेश्चंस को देख लीजिए। आपका रिलेशन क्या बताया गया था, आपको रिलेशन बताया गया था कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। मतलब कर्ण का अगर वर्ग करोगे तो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के सम के बराबर होगा, जोड़ के बराबर होगा, क्लियर है। ये रिलेशन आपको पता होगा। और इसी रिलेशन से दो और रिलेशन मैंने फाइंड करके बताया कि पी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये एक दूसरा रिलेशन हो गया। और इसी रिलेशन से एक और रिलेशन बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये भी एक रिलेशन हो गया। ये चीज़ समझा। अब देखो इस रिलेशन का कहाँ पे बेनिफिट है, इसको ट्रिपलेट निकालने में बेनिफिट होता है। क्वेश्चंस को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये पहले क्वेश्चन से आपके सामने, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चन बोला सर यहाँ पे एंगल फॉर्म्ड हो रहा है और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो कहता है सर इसकी मान पता करो। ये जो साइड्स है ना, इसकी वैल्यू पता कीजिए क्या होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्या हो सकता है इसकी सवाल का जवाब, कहोगे सर इस वाले ट्रायंगल में, मान लीजिए ट्रायंगल का P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, और आपसे कहा जाए कि सर ये जो PR है वो 5 है, QR है 4 है, PQ फाइंड कर दीजिए। इस क्वेश्चंस की बात कहे तो PR दिया हुआ है सर 5 यूनिट्स, ये यूनिट्स की कैटेगरी में ध्यान रखिएगा, और जो QR है वो 4 यूनिट्स, ठीक है। और आपसे पूछ रहा है सर PQ बता दीजिए कि PQ क्या हो सकता है, PQ क्या होता है। तो कैसे पता करोगे,
तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड्स की वैल्यू दे रखा है और तीसरी साइड आपसे पूछ रहा है, तो कैसे बताओगे तीसरी साइड? तो बहुत आसान है, रिलेशन को पता कर देंगे। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से करोगे सर, यहाँ देखो ये कंपैरेटिव इंग्लिश है, मतलब मैथ्स है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शॉर्टकट ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। लैंग्वेज ये बोर्ड एग्ज़ाम नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों, कंपैरेटिव एग्जाम्स है, तो शॉर्टकट में ज़्यादा ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप कहोगे सर यहाँ पे एंगल फॉर्म्ड हो रहा है, तो जहाँ पे एंगल बनेगा ना ठीक सामने पी हो जाएगा, तो ये तो पी हो गया, ये बात समझ में आ गया, ये जो पार्ट है वो पी हो गया। आप कहोगे सर 90 डिग्री जहाँ बनेगा इसके सामने होगा कर, मतलब एच, ये तो एच हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, बहुत आसान है ना। तो ये P हो गया, ये H हो गया, कहोगे सर जो बचा हुआ पार्ट है वो B हो गया। कहने का मतलब है सर कि P पता है, H पता है, B फाइंड करना है। यहाँ से P पता है कितना, कहोगे सर P तो पता है 4 यूनिट्स, B पता है कितना, कहोगे सर B तो पता नहीं है, फाइंड करना है, और H पता है मुझे कितना 5 यूनिट्स, ठीक है। तो मुझे B पता करना है, तो B पता करने के लिए तीनों में से कौन सा आप रिलेशन अप्लाई करोगे, कहोगे सर थर्ड वाला, तीसरा वाला रिलेशन अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि बी स्क्वायर यहीं पे है, तो आप जानते होगे सर बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से बी की मान पता कर दोगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच का मान कितना है, आप कहोगे सर 5 है, तो 5 का स्क्वायर अब माइनस पी का मान कितना है, कहोगे सर 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ से बी का मान पता करोगे, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गया 9 हो जाता है। देखो थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट नहीं करोगे तो आप एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहता है वहाँ पे सॉल्व करने का। तो 25 में से 16 गया 9, तो बी, तो 9 का वर्ग कितना होता है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है दोस्तों, ये तो बात आपको पता होना चाहिए। तो b का मान कितना होगा 3, मतलब b का मान क्या हो जाएगा 3, तो b का मान यहाँ पता हो गया 3, तो 3 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये बात समझ में आए, ये बात सिर्फ क्वेश्चंस को आपको रिलेशन को समझाने के लिए है, तो बिल्कुल आप इस पर जोड़ दीजिएगा, समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे b की वैल्यू 3 आ गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन को लिख लीजिएगा, इसको पहले नोट्स कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप नोट्स करिएगा बढ़िया से, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं है, बस हम चाहते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर किया जाए, ये मैं चाहता हूँ हमेशा, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देख लीजिए। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगर मान लीजिए ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, थीटा, मान लीजिए कोई और अल्फ़ा है, ठीक है, अल्फ़ा है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आपका कुछ भी है 8 मान लीजिए सर, यहाँ पे 5 मान लीजिए, ठीक है ना, या आप 6 मान लीजिए, तो यहाँ पे 6 है। आपसे बोला सर ये पता कर दो, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स दिया हुआ, आपको 2 साइड दिया हुआ है और तीसरा साइड आपसे पूछ रहा है। आप कहोगे सर कैसे पता होगा, बस सिंपल बात है, जहाँ पे एंगल बनता है सामने P होता है, तो ये तो P हो गया, ये बात तो पता है कि सर P हो गया, और जहाँ पे एंगल बनेगा ना ठीक उसके सामने तो H होता है, मतलब H मुझे ये मिल गया, तो H मुझे पता करना है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो B होता है, ये तो बात पता है दोस्तों। तो यहाँ से P का मान कितना हो गया 8, B का मान कितना हो गया 6, और H का मान मुझे पता नहीं है, H का मान मुझे पता करना है। तो कैसे पता करोगे, तो H का मान पता करने के लिए आपको पहला फार्मूला लेना पड़ेगा, पहला रिलेशन लेना पड़ेगा। तो कहोगे सर पहला रिलेशन है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो H का मान पता करना है, P की वैल्यू कितना है, कहोगे सर 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस B का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप H स्क्वायर की वैल्यू 64 प्लस 36, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कहोगे सर 100, और H की मान कितना होगा 10 आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ में आ रही है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। तो ये रहा आपका जो इस रिलेशन का काम होता है ये सब, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सब बात सिंपल है, बेसिक है, इसको समझना ज़रूरी था, इसलिए थोड़ा सा समझाने का मैंने प्रयास किया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सभी के जो कॉन्सेप्ट है, जो फार्मूला है, उन सभी फार्मूला को एक बार हम लोग आपके सामने डिलीवर करवाएंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे, ठीक है। चलिए तो हेडिंग करिएगा थोड़ा सा, जो अगला टॉपिक है वो आप हेडिंग करने का प्रयास कीजिएगा, आपका ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो,
ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे लिख लीजिएगा हिंदी में, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका हिंदी होगा त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है, देखो रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, भाट। अगर हम इसको पढ़ें तो इसको, ये रेशियो है 2:3, 2:3 है, समझ में आ रहा है। तो रेशियो का मतलब भी होता है डिवाइड, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अब हम लोग बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिस्टम वाइज, देखो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको पढ़ाया जा रहा है। एक प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, बिल्कुल आपको लास्ट में क्लियर हो जाएगा कि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखो रिलेशन के बारे में समझने का आप प्रयास कीजिएगा। पहले मैंने पढ़ा था P, उसके बाद मैंने पढ़ा B, उसके बाद मैंने पढ़ा H। ये तीन चीज़ मैंने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस, ठीक है। ये पढ़ा मैंने, लंब, आधार और कर्व, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि P को, जो परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग H से डिवाइड कर देते हैं। परपेंडिकुलर अपॉन H, ये होता है साइन थीटा। इसका एक अपना नाम होता है सर, इसको हम लोग नाम से जानते हैं साइन थीटा, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये अपने आप में एक नाम दे दीजिए इसको, साइन थीटा। ये वास्तविकता में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक अपने आप से एक नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू P/H हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, साइन थीटा इक्वल टू P/H लंब बटा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सर, इसका अपोजिट कर दीजिए, इसका अपोजिट करोगे ना, तो इसी का अगर हम अपोजिट यहीं पे कर लीजिए सर, इसका अगर हम अपोजिट करते हैं तो कॉसेक थीटा हो जाता है, कॉसेक थीटा हो जाता है। कॉसेक थीटा का मान होगा H/P, H/P हो जाएगा, ठीक है, H/P। साइन थीटा इक्वल टू P/H और कॉसेक थीटा इक्वल टू H/P, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सब चीज़ को याद रखिएगा हमेशा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। अगर हम बात करते हैं इस दोनों रिलेशन से बात कर लेते हैं, तो इस दोनों रिलेशन से मुझे पता चलता है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा है, मतलब अपोजिट है, कह सकते हैं ना उल्टा। देखो यहाँ से उल्टा कर दिया गया, ठीक है, H ऊपर कर दिया, P नीचे कर दिया गया। तो इस दोनों रिलेशन से हम कह सकते हैं कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का क्या है, उल्टा है। तो हम कह सकते हैं सर, एक और फार्मूला डेवलप हो गया कि साइन थीटा जो होता है वो 1/कॉसेक थीटा होता है, मतलब कॉसेक थीटा का क्या होता है सर, उल्टा होता है। ये बात समझ में आप कहोगे सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ये एक फार्मूला हो गया, देखना ध्यान से, ये सभी फार्मूला क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो उसमें यूज आएगा, इसलिए ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो साइन थीटा कॉसेक थीटा का उल्टा होगा। अब यहाँ से मुझे एक और फार्मूला डेवलप करने की चांस मिल गई, यहाँ से एक और फार्मूला डेवलप करने की चांस मिल गई। आप कहोगे सर कैसे, इसके बटा में 1 करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करोगे, साइन थीटा कॉसेक थीटा को गुना करोगे ना, तो यहाँ से होगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि सर यहाँ से हो जाएगा 1, ठीक है। एक और फार्मूला यहाँ से डेवलप हो गया, अगर साइन थीटा को कॉसेक थीटा से गुना करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से कंक्लूजन मिलता है, यहाँ से फाइनल फार्मूला निकलता है। इस चीज़ को भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा, फाइनल फार्मूला, ठीक है। फाइनल फार्मूला भी यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। फाइनल फार्मूला यहाँ से देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर हम साइन के पावर कुछ भी कर दे, साइन के पावर n थीटा इंटू कॉसेक के पावर n थीटा, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगा, ठीक है। n थीटा कर दीजिए, चाहे पावर में आप कुछ भी डाल दीजिए, 1 2 3 4 लेके इन्फिनाइट तक कुछ भी डाल दीजिए, साइन के पावर n थीटा इंटू कॉसेक के पावर n थीटा के वैल्यू 1 ही होगा। इसका मतलब मेरा ये है कि आपसे अगर पूछे सर कि साइन 4 थीटा इंटू कॉसेक 4 थीटा की वैल्यू बता दो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर इसकी वैल्यू 1 होगा। क्योंकि 1 क्यों होगा, क्योंकि इस वाले बेसिस पे क्योंकि साइन के पावर आप कुछ भी कर दीजिए, कॉसेक के पावर कुछ भी कर दीजिए, अगर उसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो 1 होगा। ध्यान रखना इस बात को कि साइन पर जो पावर है वो कॉसेक पर भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी पावर ही 1 होगा। अगर आपसे पूछे सर साइन 5 थीटा इंटू कॉसेक
5 थीटा की वैल्यू, कहोगे सर इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो ये पहला फार्मूला है, पहला रिलेशन है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड वाले फार्मूला पर, इस चीज़ को आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट यहाँ पे लिखने का प्रयास कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए, आप कहोगे सर अगर एक छोटी सी बात, सर दोस्तों ध्यान रखना, छोटी सी बात है tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाता है P अपॉन B, मतलब लंब अपॉन आधार, ठीक है, लंब अपॉन आधार। इसी का अगर हम अपोजिट की बात करते हैं तो एक छोटी सी प्यारा सा नाम है cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू हो जाता है B अपॉन P, मतलब आधार अपॉन लंब, ठीक है ना। इसी दोनों के रिलेशन से मुझे पता चलता है कि सर tan थीटा जो है वो cot थीटा का उल्टा है, मतलब अपोजिट है, ठीक है ना। एक ये फार्मूला डेवलप हो गया कि tan थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन cot थीटा, या cot थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। अब यहाँ से इस दोनों से एक रिलेशन आ गया कि सर tan थीटा को अगर हम cot थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई की श्रेणी की बात करते हैं तो इसकी पावर आप कुछ भी दे दो, कुछ भी दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू भी 1 होगा। tan के पावर n थीटा इंटू कॉट के पावर n थीटा का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप कहोगे सर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस सभी चीज़ों को आप एक बार लिख लीजिएगा, इसको फाइनल फार्मूला कहते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H, लंब बटा कर्ण। इसका उल्टा करोगे तो कॉसेक थीटा इक्वल टू H बटा P, कर्ण बटा लंब। इस दोनों रिलेशन से मुझे ये पता चला कि साइन थीटा कॉसेक का उल्टा होगा, तो ये मिल गया। फिर इस दोनों को इससे मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू 1 हो जाएगा, पावर कुछ भी कर दो वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी से बेस पर हम इस फार्मूला को भी डेवलप कर दिए, तो इसको भी आप एक बार लिख लीजिए। उसके बाद हम मिलते हैं तीसरा नंबर फार्मूला पे। जल्दी से लिख लिए। हो गया। चलिए तीसरा नंबर फार्मूला को आप एक बार देख लीजिए। देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइट में हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस B/H। और सर इसका उल्टा करोगे, इसका अपोजिट करोगे ना, तो सेक थीटा हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है H अपॉन B। इसको भी आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और इसका उल्टा करोगे हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो ये सेक थीटा बन जाता है। और इस दोनों रिलेशन से मुझे पता चलता है कि सर कॉस थीटा जो है ना वो सेक थीटा का उल्टा है, मतलब सेक का अपोजिट है। तो ये एक फार्मूला डेवलप हो गया कि कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है, ठीक है ना। अगर हम इसी के आगे बढ़े थोड़ा सा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करोगे तो कहोगे सर कॉस थीटा को अगर हम सेक थीटा से गुना किया जाए तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगा। ये बात पता हो गया। कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक फाइनल फार्मूला की बात कर लेते हैं, फाइनल फार्मूला की बात कर लेते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत बड़ी बात बता देगी कि अगर इस दोनों का मल्टीप्लाई 1 होता है, अगर इसका पावर भी कुछ भी कर दे, पावर भी आप कुछ भी कर दे,
तो इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 होगा। मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अगर आपसे पूछा जाए सर कि cos 4 थीटा इंटू सेक 4 थीटा की वैल्यू बताइए, आप कहोगे सर 1 होगा। ठीक है ना यहाँ तक। चलिए फोर्थ, बस तीसरा नंबर सवाल भी यही है। इस चीज़ को आप एक बार ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ये चीज़ आसान है और इजी। थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन, फोर्थ नंबर फार्मूला भी आप यहाँ पे देख लीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए। आप कहोगे सर यहाँ पे अगर हम साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड कर दें, साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड कर दें, तो साइन का होता है सर P अपॉन एच और कॉस का होता है B अपॉन एच, B अपॉन एच। ये बात आपको पता है। आप कहोगे सर यहाँ से H से H कैंसिल, अपॉन बचा P अपॉन B बच गया, जो कि P अपॉन B जो है वो tan थीटा को बताता है। तो यहाँ से मुझे एक फार्मूला डेवलप हो गया, यहाँ से एक फार्मूला डेवलप हो गया कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जो होता है ना, वो tan थीटा के बराबर होता है, वो tan थीटा के क्या होता है, बराबर होता है। ये बात पता हो गया, ये बात आपको बिल्कुल पता होने होगा। तो साइन थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर। एक बार यहाँ से देख लीजिए, थोड़ा सा इसको ना यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आने वाला जो अगला फार्मूला है यहाँ पे लिखा जाए। तो यहाँ से मुझे सर मिलने वाला है कि जब साइन थीटा को अगर हम कॉस थीटा से डिवाइड किया जाए तो ये tan थीटा होता है। ठीक है ना, ये चीज़ डेवलप कर। उसके बाद जो फाइनल फार्मूला हो जाएगा यहाँ से मिलेगा, अगर साइन के पावर n थीटा अपॉन कॉस के पावर n थीटा किया जाए तो वो tan n थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये फाइनल फार्मूला हो गया कि साइन के पावर आप कुछ भी कर दो और उसके बटा में कॉस के पावर भी वही सेम पावर, तो वो होता है tan के पावर n थीटा। n दोनों में सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है ना। चलिए अगला फार्मूला 5 नंबर सवाल, 5 नंबर फार्मूला यहाँ पे देख लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं कि सर इसका अपोजिट कर दो, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो कॉस का होता है सर B अपॉन एच और साइन का होता है P अपॉन एच। कहोगे सर H से H कैंसिल, तो यहाँ बच गया B अपॉन P, मतलब इसका उल्टा कॉट होता है, तो यहाँ पे कॉट थीटा हो गया। तो यहाँ से मुझे एक रिलेशन मिल गया कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। यहाँ से एक रिलेशन मिल गया। ठीक है ना, यहाँ से एक रिलेशन मिल गया। अब यहाँ से एक और चीज़ जो फाइनल फार्मूला हो जाता है वो ये होता है कि कॉस के पावर n थीटा अपॉन साइन के पावर n थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉट के पावर n थीटा। ये भी आप एक बार लिखने का प्रयास कीजिएगा। पूरी जो फार्मूला लिस्ट है वो पहली फार्मूला कंप्लीट हो गया। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे सर साइन के पावर 8 थीटा अपॉन कॉस के पावर 8 थीटा बताइए क्या होगा, आप कहोगे सर tan के पावर 8 थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक इस चीज़ को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आप ज़्यादा फाइनल फार्मूला पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप ध्यान से समझिए, लिखने का प्रयास कीजिए। फिर मिलते हैं अगली फार्मूला में, पहले इसको आप लिख लीजिए। हो गया, छोटी छोटी बात है ये सब, इसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
देखिए ये एक आपका रिलेशन पता होगा कि सर एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। एक रिलेशन आपको ये पता होगा, ठीक है ना, पता है दोस्तों आप। और एक रिलेशन मैंने आपको बताया था कि पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने एक रिलेशन ये बताया था, ठीक है ना। और जो तीसरा रिलेशन है मैंने ये बताया था आपको कि जो बी स्क्वायर होता है वो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। ये तीन रिलेशन आपको पता होगा कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ तक पता होगा आपको। आप कहोगे सर अगर इस रिलेशन में, इस रिलेशन की अगर हम बात करते हैं, ये रिलेशन आपका है पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बस आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आपको टोटली फार्मूला समझ में आ जाएगा। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, रटने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। देखो अगर हम कहेंगे सर अगर इसमें दोनों ओर एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो कोई चेंज नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों ओर एच स्क्वायर से डिवाइड करने पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है? कहोगे सर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है? कहोगे सर यहाँ से मिलता है कि ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गया, यहाँ पे तो 1 बच गया। और यहाँ से देखो P अपॉन एच, P बटा एच होता है साइन का, होता है ना। और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, फिर यहाँ बीच में प्लस है, फिर B अपॉन एच होता है कॉस का, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। तो ये एक फार्मूला बन गया, ये एक फार्मूला बन गया कि 1 इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कहोगे सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब P अपॉन एच इक्वल टू होता है साइन, तो स्क्वायर है दोनों पे, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वहाँ पे हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक फार्मूला आपका डेवलप हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से एक और फार्मूला हम चाहेंगे तो डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ देखो अगर हम बात करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर थीटा चाहे ऐसे छोड़ो, ठीक है, 1 है तो 1 को रहने दो जस के तस, और साइन स्क्वायर थीटा को उठाकर जैसे ही इधर लाओगे ना तो ये बन जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इक्वल टू और इधर कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक और फार्मूला आपके सामने डेवलप हो गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अगर हम इसी से एक और फार्मूला की डिस्कस की बात करते हैं तो अब कॉस स्क्वायर थीटा को उठाकर इधर लाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो एक और फार्मूला आपके सामने बन गया कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कहोगे सर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो रिलेशन है, पहला रिलेशन आपका, ये 3 फार्मूला डेवलप हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये सब बेसिक फार्मूला है जो कि इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब इस वाले फिगर में, इस वाले आपका रिलेशन में देखिएगा ध्यान से। आप कहोगे सर यहाँ पे एच स्क्वायर था तो यहाँ पे एच स्क्वायर से भाग किया, सेम प्रोसेस यहाँ पे पी स्क्वायर है ना, तो आप क्या करो सर कि यहाँ पे दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ पी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। अब जैसे ही पी स्क्वायर से डिवाइड करोगे, कहोगे सर यहाँ पे पी स्क्वायर देना पड़ेगा, यहाँ पर भी पी स्क्वायर देना पड़ेगा, और यहाँ पर भी पी स्क्वायर देना पड़ेगा। तो पी स्क्वायर से डिवाइड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि पी स्क्वायर से सब पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक देखो ध्यान से, आप कहोगे सर पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे आपका 1 बच गया, फिर यहाँ पे h बटा पी, h बटा बी किसका होता है? आप कहोगे सर कॉसेक थीटा का होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, फिर माइनस b बटा पी कहोगे सर ये तो कॉट का होता है, तो कॉट स्क्वायर थीटा,
तो एक फार्मूला और डेवलप हो गया कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ से एक और फार्मूला डेवलप करें तो 1 है, और एक कॉट स्क्वायर थीटा को इधर उठा कर लाएंगे तो यहाँ बन जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक और फार्मूला मेरे सामने आपके सामने डिलीवर हो गया कि एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक ना। एक और चीज़ की बात कर लेते हैं, तो इस कॉट स्क्वायर थीटा को देखो, इस कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले आइए और इसको उधर ले जाओ, तो भाई ये एक बन गया। कॉट स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1 जब उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। मतलब एक और फार्मूला हो गया कि कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, या आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हो, एक जगह उधर तो माइनस हो जाएगा। तो इस पर भी आपका 3 फार्मूला जो है वो डेवलप हो गया, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बताना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाइए। आप कहोगे सर इसमें अगर हम बात करते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। यहाँ पी था तो पी स्क्वायर से डिवाइड किए, यहाँ एच था तो एच स्क्वायर से डिवाइड किए। सेम प्रोसेस यहाँ पे दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहोगे सर नहीं है। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, आप कहोगे सर 1 एच बटा बी होता है सर सेक स्क्वायर थीटा, माइनस पी बटा बी होता है tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहोगे सर नहीं दिक्कत है। तो यहाँ से एक और फार्मूला डेवलप हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से सेम प्रोसेस, इसको उधर लाओगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये एक दूसरा फार्मूला बन गया। उसके बाद यहाँ से एक और फार्मूला बन गया कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ये एक और फार्मूला बन गया। तो यहाँ तक क्लियर समझ में आया? तो टोटल 9 फार्मूला का डिस्कशन आपके सामने हो चुका है। इसको भी आप बढ़िया से नोट्स कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगली फार्मूला में, ठीक है। चलिए लिखने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए देखिए, ये सभी जो चीज़ें हैं पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। देखो कोई भी क्वेश्चंस को एडवांस लेवल तक जाने में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है, इसीलिए ये सब चीज़ पढ़ाया जा रहा है। आपको पता होगा ये सब, क्योंकि 10th क्लास में पूरा चीज़ पढ़ाया जाता है, हर स्टूडेंट को पता होगा। लेकिन जनरली चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो मैंने क्या किया, बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो बेसिक भी आपको पढ़ाया जा रहा है। एक कंप्लीट नोट्स आपका तैयार हो रहा है ताकि आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो प्लीज़ पेशेंस रखिए, इन सभी चीज़ों को एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन में चलेंगे। आज की क्लास में सिर्फ हम जो भी बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है सभी क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को डिलीवर करेंगे। उसके बाद एक हॉट ट्रिक होता है, उस ट्रिक के माध्यम से भी हम क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इसको लिख लीजिए बढ़िया से, उसके बाद हम अगली कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। अगला तैयारी क्या है, अगला फार्मूला क्या है, पहले उसको भी आप एक बार समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखिएगा यहाँ पे 2 कंसेप्ट समझने का प्रयास कीजिएगा। केस फर्स्ट, ठीक है ना। देखो ये एक लाइन है और यहाँ पर भी एक लाइन है। कहोगे सर इस वाले लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं। बस ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है,
इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो आपको जनरली फार्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक आप फार्मूला को याद नहीं किए होंगे, जनरली कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, तो ये भी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि आपने कभी कभी 10th क्लास में पढ़ी हुई है कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोले सर कॉस थीटा, लेकिन आपको ये पता नहीं था कि ये कहाँ से आया, कैसे आया, है ना। ये तो आपने याद कर लिया। अगर एग्ज़ाम में ऐसे आ जाए 180 माइनस थीटा, तो इसका आप आंसर कैसे दोगे। तो यही चीज़ आपको इस कॉन्सेप्ट से समझ में आ जाएगा। मतलब अगर इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा तो यहाँ पे कुछ भी आ जाए 180, 270, 360, 570, कुछ भी आ जाए 920, आप सभी का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने अभी तक ये फार्मूला आपने याद किया होगा, लेकिन अब आपको फार्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट से समझिएगा कि कैसे हम लोग फार्मूला को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो डेवलप करने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट को सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या करोगे, फार्मूला को डेवलप कर पाओगे। क्लियर है। चलिए शुरुआत करते हैं। बस आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप किसी भी फार्मूला को आसानी से डेवलप कर पाओगे। तो देखते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलते हैं, और इसे हम लोग वाई एक्स डैश एक्सिस बोलते हैं, जो कि निगेटिव एक्सिस में होता है, और ये आपका वाई डैश एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होगा। इसको आप एक बार बढ़िया से लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, सब कुछ आपको समझ में आएगा। केस 2 में देखिएगा, केस टू क्या है। ये भी अपने आप में एक वाई एक्स है, ये भी अपने आप में एक्स एक्स है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा बढ़िया लेवल से। ठीक है, चलिए 2 केस को आप ध्यान से समझिएगा, किसी भी फार्मूला को आप आसानी से डेवलप कर पाओगे, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो ये जो पार्ट है ना, इसके कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इस वाले पार्ट्स को। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है ना, इसे हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट। और इस वाले पार्ट्स को बोला जाता है सर थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को बोला जाता है सर, इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। बात समझ में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आपको डेफिनेटली फार्मूला को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप निकाल सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको अगर सर फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, तो बात को समझने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें सभी क्या होती है सर, प्लस। मतलब ऑल जो फंक्शन होता है ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन जो होते हैं, मतलब जो साइन, कॉस, टैन, समझिएगा ध्यान से, टैन, सेक, कॉसेक और कॉट, ये सभी जो फंक्शन है इसको बोलेंगे त्रिकोणमितीय फंक्शन, और ये सभी अपने आप में पॉजिटिव होते हैं। ये चीज़ ध्यान से समझिएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पॉजिटिव होता है, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, कॉट हो, 6 होता है, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक कॉटेक, सभी आपस में पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, और अदर की बात करते हैं तो ये अपने आप में निगेटिव होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तीसरा क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो तीसरा में सिर्फ टैन और कॉट जो होती है वो पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो हो गया वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट में होते हैं दोस्तों, इसमें सेक और कॉस जो होती है
वो पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। ये चीज़ समझिएगा, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, तो कहोगे सर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा जो होती है वो निगेटिव होते हैं, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। क्लियर यहाँ तक? आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब तीसरा क्वाड्रेंट में साइन थीटा जो होती है वो पॉजिटिव होती है या निगेटिव होती है। आप कहोगे सर थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा निगेटिव होती है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot सिर्फ पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। क्लियर है? तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनेंगे, चाहे आप रेलवे के एग्ज़ाम दे रहे हो चाहे MTS के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें इस फिगर से क्वेश्चंस बनेंगे और आने वाला जो फार्मूला डेवलपमेंट होगा वो इसी फिगर से होगा। क्लियर है? तो पहले आप इसको भी देख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद सेकेंड कहानी की ओर हम लोग चलते हैं। सेकेंड कहानी की ओर चलते हैं। तो सेकेंड कहानी है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ पे आप बताना, अब ये इसको आप हटा देते हैं कि आप जानते हो कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये भी आपका x डैश अक्ष है निगेटिव एक्सिस में, और ये आपका y अक्ष है, ठीक है ना, ये बात पता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आप कहोगे सर यहाँ पे 0 डिग्री होता है या आप 360 डिग्री मान सकते हो, 0 डिग्री या 360 डिग्री। देखो ध्यान से समझोगे ना तो बिल्कुल बनेगा। और ये जो पार्ट है ना, आप कहोगे सर ये तो 90 डिग्री है, बिल्कुल, क्योंकि 90 डिग्री बताता है, समझ रहे हो। और ये जो पार्ट है ना, आप कहोगे सर ये तो 180 डिग्री है, ये तो 180 डिग्री है, ठीक है। आप कहोगे सर ये पार्ट आपका 270 डिग्री है, 270 डिग्री है, ये पार्ट 270, ये आपका 180, ये आपका 90, ये आपका 360 या 0 डिग्री। कैसे? क्योंकि सर 90 का ये इंक्रीज हो रहा है, मतलब इधर से इधर जाओगे तो 90, फिर यहाँ से जाओगे तो 90 ऐड होगा, ये पूरा 180 हो गया, फिर यहाँ से फिर 90 ऐड करोगे तो 270 हो गया, फिर यहाँ से 90 ऐड करोगे तो 360 हो गया, ठीक है। ये बात समझना ध्यान से। आप कहोगे सर ये जो है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है और इसे सेकेंड क्वाड्रेंट कहते हैं और इसे थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है, और इसे फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। ये बात तो पता होगा, ठीक है। बस आप देखो ध्यान से, अब ये जो पार्ट है वो 0 डिग्री से ऊपर है, तो कहोगे सर 0 डिग्री से ऊपर मतलब 0 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्वेश्चंस पूछेगा कि 0 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। 360 भी है यहाँ पे, ऊपर जाएगा तो 360 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, आप कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, ध्यान से समझने का प्रयास करना। 360 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि यहाँ ऊपर मतलब प्लस होता है। आप कहोगे सर 90 तो यहाँ है, तो 90 से इधर जाओगे तो प्लस होगा और इधर आओगे तो निगेटिव होगा, मतलब इधर घटने लगेगा और इधर बढ़ेगा एंगल। तो जैसे ही इधर मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में घटेगा मतलब माइनस होगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। यहाँ तक क्लियर समझ में आए? ये 3 चीज़ अगर समझ गया ना तो आप किसी भी फार्मूला को निकाल सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप इसको ध्यान समझिए, ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो 90 से प्लस है, 90 से ज़्यादा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कहना सर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और 180 से उधर है, कम है ना, तो 180 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे बात करते हैं तो 180 से ज़्यादा है, तो 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। और 270 माइनस थीटा इधर होगा तो माइनस होगा, 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कहना सर थर्ड क्वाड्रेंट में है। और उधर जाओगे ना तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर हम बात करते हैं 0 से नीचे जा रहे हो ना, तो 0 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और 360 से भी नीचे जा रहे हो तो 360 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो कहोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में है।
बताओ यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? आप कहोगे सर यहाँ तक समझ में आ गया मुझे, लेकिन इसका यूज क्या है, ये हमको क्यों पढ़ा है? क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में आते हैं। अभी आपको कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं सिंपल एग्जामिनेशन में कि 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कहना सर फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। बात समझ में आई? इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम थोड़ी सी और कहानी आप नीचे लिखने का प्रयास कीजिएगा, ये कहाँ कहाँ यूज है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा। देखो, चलिए हम थोड़ा सा आपको फार्मूला बताते, नहीं पहले आप लिख लो, जैसे कि ऑड मल्टीपल ऑफ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगली कॉन्सेप्ट में, ठीक है। उसके बाद आपको समझाएंगे, पहले आप इसको थोड़ा सा नोट करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसका हम छोटा करके लिखेंगे साइड में, उसके बाद हम लोग फार्मूला को डेवलप करेंगे, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मिलते हैं। इसको छोटा करके हम लिखने का फिर से प्रयास करेंगे, उसके बाद हम लोग फार्मूला को डेवलप करेंगे, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए यहाँ पे आप छोटा सा करके यहाँ पे लिख लीजिए केस 1 केस 2। केस फर्स्ट क्या था सर, यहाँ था केस फर्स्ट में, या आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। केस फर्स्ट सर ऑल पॉजिटिव, और यहाँ पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव, और यहाँ पे टैन कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे सेक कॉस पॉजिटिव, ठीक है। बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड था वो ये था कि सर यहाँ पे 0 डिग्री या 360 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे 270 डिग्री। यहाँ पे होता है सर 0 प्लस थीटा, यहाँ पे होता है 360 प्लस थीटा, यहाँ पे होता है 90 माइनस थीटा, यहाँ पे होता है 90 प्लस थीटा, यहाँ पे होता है 180 माइनस थीटा, यहाँ पे होता है सर 180 प्लस थीटा, यहाँ पे होता है 270 माइनस थीटा, यहाँ पे होता है 270 प्लस थीटा, यहाँ पे होता है 360 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा। ये कहानी होता है, ठीक है। ये दो कहानी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से। अब चलिए देखने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे नोट लिखने का प्रयास कीजिएगा थोड़ा सा, आपको ऑटोमेटिक फार्मूला डेवलप करने का आ जाएगा। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल क्या होता है सर, 90, 9 3 27 270, ये होता है ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि 1 इस मतलब 90 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो 1 से किया तो 1 से किया तो 90, 9 3 और 3 से किया तो 9 3 27 270, ठीक है, उसी प्रकार जाता है। उसका होता है सर इवन मल्टीपल, ठीक है। इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री क्या होता है आपको सर, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री जो होता है वो इवन नंबर से गुना करना, तो 90 यहाँ पे होगा 180 180 हो जाएगा, यहाँ पे 0 भी होता है, ठीक है, 0 भी हो जाएगा, और यहाँ पे 180 भी हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, और 360 भी हो जाएगा, 9 चौका 36 या 86, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑड मल्टीपल और इवन मल्टीपल। तो यहाँ से एक चीज़ है सर, अगर ऑड मल्टीपल की बात करते हैं तो ये चेंज होगा। अब चेंज क्या है मैं आपको आगे बताऊँगा। देखो इवन मल्टीपल है तो ये नो चेंज, ये चेंज नहीं होगा, जस के तस रहेगा, ठीक है। आपको सर चेंज क्या है, तो ये दोनों से एक कॉमन वर्ड्स मिला सर, चेंज। तो चेंज के बारे में थोड़ा सा सीखने का प्रयास कीजिएगा। चेंज कैसे करेंगे, तो चेंज 3 में होगा सर। अगर हम साइन की बात करते हैं तो साइन चेंज होगा कॉस में, ठीक है ना, साइन चेंज होगा कॉस में, और कॉस चेंज होगा साइन में। साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में। अगर हम बात करते हैं टैन थीटा का, तो टैन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज होगा टैन में। अगर हम बात करते हैं सेक थीटा, तो सेक चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा सेक में। ये चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा। चेंज का मतलब क्या होता है, तो चेंज होता है सर साइन थीटा कॉस में चेंज हो जाएगा, टैन में कॉट में चेंज होगा, और सेक कॉसेक में चेंज होगा। कॉसेक रहे तो साइन में सेक में चेंज होगा,
कॉट रहे तो टैन में चेंज होगा और कॉस रहे तो साइन में चेंज होगा, ये बात आपको पता है, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि ये यूज कहाँ होगा। तो देखो फार्मूला आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि आप लोग पहले याद करते थे लेकिन अब आप डेवलप कर दोगे, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, आपको बहुत मजा आएगा। पहला बात है सर साइन 90 माइनस थीटा, पहले इसी को हम देखने का प्रयास करेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, सेक 90 माइनस थीटा। आसानी से आप पता कर दोगे, देखना आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मान लो कि मुझे इसका फार्मूला याद नहीं है, शायद आपको याद होगा लेकिन अब मान लीजिए मुझे याद नहीं है, आप इसको डेवलप कर रहे हो, तो कैसे डेवलप करोगे? तो पहले इसी को डेवलप करते हैं, उसके बाद हम लोग अगली बाद में डिस्कस करेंगे। देखो जो फार्मूला आपको याद नहीं है ना, उस फार्मूला को भी आप डेवलप कर पाओगे, ठीक है। तो पहले इसको सीख लेते हैं, ठीक है। देखो तो यहाँ पे है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। क्या हो सकता है मुझे याद नहीं है, ठीक है, आपको डेवलप करना। तो आप यहाँ पे देखो, सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे फर्स्ट काम करना है कि सर यहाँ पे 90, 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 ये जो 90 है, पहला काम करना है, स्टेप करना है कि 90 जो है वो इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। आप कहोगे सर 90 जो है ना, 90 जो है वो ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल है तो भैया ये चेंज होगा और चेंज किस में होगा? साइन कॉस में होगा, टैन कॉट में होगा, सेक कॉसेक में होगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ नो चेंज, तो यहाँ पर ये जो डायरेक्शन है आप हटा दीजिए, बेहतर होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ 90 ऑड मल्टीपल सब में है, मतलब सबका जो है फंक्शन चेंज होगा, सबका फंक्शन क्या हो जाएगा? चेंज होगा। आप कहोगे सर चेंज किस में होगा? साइन है तो वहाँ पे कॉस है, तो ये साइन को कॉस में चेंज कर दो। सबसे पहला काम ये करना है, साइन को चेंज करना है कॉस में। बात समझ में आई? उसके बाद करना क्या है समझिएगा ध्यान से। आप कहोगे सर 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो 90 माइनस थीटा दोस्तों ध्यान रखना, 90 माइनस थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। देखो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, और थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो गया। बात समझ में आई? तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ तक दिक्कत है? आपको अगर सर नहीं, एक और चीज़ हम साइड में लिखने का प्रयास करेंगे, जैसे कि मान लीजिए साइन 90 प्लस थीटा है, ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा है, टैन, ठीक है ना, 270 प्लस थीटा है, और कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा है, और साइन 360 माइनस थीटा है, ठीक है ना, कॉस 360 प्लस थीटा है। इसकी वैल्यू आप मुझे पता करोगे साथ में, ठीक है। तो पहले इसका तो वैल्यू पता कर लिया, अब उसका भी थोड़ा सा पता करने की जरूरत। देखो आप याद नहीं कर रहे हो, आप फार्मूला को डेवलप कर रहे हो, बस आप थोड़ा सा दो कॉन्सेप्ट जो दो केस पढ़ाया गया था, ये दोनों केस, आप इस दोनों केस को आप एक बार रिकॉल कर लीजिए, आप डेफिनेटली क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? यहाँ तक एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, कैमरा में प्रॉपर ढंग से आ रहा है? बिल्कुल प्रॉपर ढंग से आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। आप कहोगे सर इस वाले पहले हम निकाल लेते हैं, उसके बाद ये सब तो आपको पता ही हो गया कि क्या होता है, याद भी आपको कैसे फाइंड हुआ ये भी बात पता है आपको, ठीक है। चलिए आपको पता है सर ये दोनों सभी क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो भैया सब में पॉजिटिव ही होगा, सब में पॉजिटिव होगा, ये तो बात पता है आपको। ये भी पता है सर 90 जो है ऑड मल्टीपल है, सब चेंज होगा, कॉस चेंज होगा साइन में, तो यहाँ पे साइन थीटा हो गया, टैन चेंज होगा कॉट में, तो यहाँ कॉट थीटा हो गया, कॉट होगा टैन में, तो यहाँ टैन थीटा हो गया, सेक होगा कॉसेक में, तो यहाँ कॉसेक थीटा हो गया, कॉसेक होगा सेक में, तो यहाँ सेक थीटा हो गया। ये तो बात सिंपल बात आप लोग बचपन में याद किए होंगे, लेकिन अभी क्या हो गया? डेवलप हो गया, ठीक है। अब आपको पता है दोस्तों, ये तो बात आपको पता नहीं है, ये तो आपने याद नहीं किया, लेकिन आपको फाइंड करना है, तो आप आसानी से इस वाले कॉन्सेप्ट से फाइंड कर पाओगे। देखिए हम फाइंड करने का मेथड आपको बताते हैं। सबसे पहला मेथड क्या देखना है सर? सबसे पहला मेथड देखना है कि सर ये जो है 90 वो किस क्वाड्रेंट, नहीं सॉरी, कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल? कहोगे सर 90 जो है ना ऑड मल्टीपल है ना, तो ऑड मल्टीपल का मतलब चेंज होगा। चेंज किस में होगा? साइन कॉस में, टैन कॉट में, सेक कॉसेक में, कॉस साइन में, कॉट टैन में, कॉसेक के सेक में,
ठीक है। तो यहाँ पे साइन है तो साइन को कॉस में चेंज कर दो। तो सबसे पहला काम करना है सर चेंज कर देना, ठीक है। और यहाँ थीटा है तो भैया थीटा कर दीजिए भाई, ठीक है ना। सबसे पहले चेंज करना है, लेकिन अभी ये आंसर नहीं हुआ। अब आपको क्वाड्रेंट को भी ध्यान में रखना है। आप कहोगे सर यहाँ पे 90 प्लस थीटा है, और 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? कहोगे सर 90 प्लस थीटा जो है वह सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होते हैं ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होता है साइन कॉसेक, तो यहाँ पे प्लस होगा। बताओ इसमें कहीं से भी कोई प्रॉब्लम है? आप कहोगे सर प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। क्लियर है? यहाँ तक आसान है ना? बोल बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा ध्यान से। यहाँ देखो कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा। आप कहोगे सर पहला स्टेप है कि 180 कौन सा है, ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल? कहोगे सर 180 जो है ना, 180 जो है वो आपका है इवन मल्टीपल, है ना। इवन मल्टीपल है 180। इवन मल्टीपल का मतलब नो चेंज, मतलब ये कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा, थीटा है तो थीटा ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये बात आपको पहले देखना है। उसके बाद आपको देखना है कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो कहोगे सर 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस होता है, बाकी सब निगेटिव होता है, माइनस होता है। और यहाँ पे कॉस है तो कॉस भाई माइनस होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो माइनस कॉस थीटा होगा। एनी प्रॉब्लम? बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही आसान है। क्लियर है? अगला कहानी, अगला कहानी देखिएगा। सबसे पहला स्टेप चेक करना है सर ये 270 ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल? कहोगे सर ये तो आपका ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, 9 तिहाई 27, 3 आपका ऑड नंबर है। ऑड मल्टीपल चेंज होता है, तो चेंज होता है ना, चेंज टैन कॉट में, तो टैन है तो भैया कॉट कर दीजिए। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, आपको एक और स्टेप चेक करना पड़ेगा। आप कहोगे सर 270 प्लस थीटा जो है वह किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है? तो कहोगे सर 270 प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, लेकिन यहाँ पे टैन है, बाकी सब में आता है माइनस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? आप किसी भी चीज़ को आसानी से फाइंड कर सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ध्यान रखना। तो टैन 270 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, देखो ये सब एडवांस हो गया, साथ में रेलवे में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ध्यान से समझने का प्रयास करना। ज़्यादातर टीचर्स इसको नहीं पढ़ाते, लेकिन यही एग्जाम्स में आते हैं, स्टूडेंट्स से क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं और सिलेक्शन नहीं पाते। पढ़ाई वहीं करनी चाहिए जहाँ पे कंप्लीट सिलेबस हो। बात समझ में आ रहा है? जहाँ पे कंप्लीट सिलेबस नहीं है वहाँ पढ़ने से क्या फ़ायदा? आप पेड कोर्स ले रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, वहाँ पर भी ये सब चीज़ नहीं पढ़ाया जा रहा है, क्या फ़ायदा पढ़ने से? बात समझ में आ रहा है? तो वहीं पे पढ़ाई करो जहाँ पे आपको बेनिफिट हो सके। समझ में आ रहा है? वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी फ्रेंड्स को बेनिफिट मिल सके। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं अगला कहानी। पहला स्टेप क्या करना है आपको? चेक करना है ऑड मल्टीपल या इवन मल्टीपल। कहोगे सर यहाँ पे 180 जो है, 180 आपका इवन मल्टीपल है, क्योंकि 9 दूना 18, 180 2 आपका इवन नंबर है, तो इवन मल्टीपल में नो चेंज। तो कॉट को कॉट ही रहने देंगे, इसमें चेंज नहीं करेंगे। अब करेंगे सर 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो 180 प्लस थीटा आपका तीसरा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टैन प्लस होता है। यहाँ पे कॉट है तो भाई प्लस होगा, तो कह सकते हो सर कॉट 180 प्लस थीटा आपका हो जाएगा कॉट थीटा डायरेक्टली, ठीक है। नेक्स्ट आप कहोगे सर 360 इवन मल्टीपल या ऑड मल्टीपल? तो कहोगे सर इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल का मतलब नो चेंज, तो यहाँ पे साइन को साइन ही रह देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। और 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस प्लस होता है, बाकी सब निगेटिव, साइन बाकी सब में आता है तो माइनस साइन थीटा। ईजिली फाइंड कर रहे हो। 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? आप कहोगे सर 360 प्लस थीटा जो है वो किस में?
आपका ये तो आपका इवन मल्टीपल है, कोई चेंज नहीं होगा, तो कॉस थीटा ही रहेगा। और 360 प्लस थीटा जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो सभी यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो ये रहा आपका सवालों का जवाब। बहुत ही आसान है, आप इजीली फाइंड कर सकते हो किसी भी फार्मूला को, आपको कहीं से भी कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस आपको दो केस याद करना, ये और ये दोनों चीज़ आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए एक और फार्मूला जो स्पेशल केस में फार्मूला आता है उसको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा टैन माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा सेक माइनस थीटा और कॉसेक माइनस थीटा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में यूज होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो कैसे हम लोग इस फार्मूला को याद कर सकते हैं और इसको डेवलप कर सकते हैं। देखो इसे तो आप लोग याद किए होइएगा, लेकिन आपको याद नहीं करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से अब ये माइनस थीटा है ना दोस्तों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो ये जो माइनस थीटा है ना, इसको हम लिख सकते हैं माइनस थीटा को ज़ीरो माइनस थीटा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? ज़ीरो में से थीटा घटाओ तो माइनस थीटा हो जाएगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं। तो कहने का मतलब है जो माइनस थीटा है, ये जो माइनस थीटा है वो है वास्तविकता में ज़ीरो माइनस थीटा। जो रियलिटी में ज़ीरो माइनस थीटा है, माइनस थीटा जो है वो ज़ीरो माइनस थीटा है बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप मुझे बताना ज़ीरो जो है, ज़ीरो कौन सा मल्टीपल है? कहोगे सर इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल ज़ीरो, तो नो चेंज, तो नो चेंज है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 के 10 लिख दीजिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कि जीरो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? तो किस क्वाड्रेंट में है भाई? तो जीरो माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है। देखो यहाँ ध्यान से, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस होता है पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव लेंगे। आप साइन है तो साइन निगेटिव होगा। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। देखो बस आपने क्या किया था बचपन में, उसको याद किया होगा, लेकिन अभी आपने डेवलप कर दिया, निकाल दिया, फाइंड कर दिया। समझ में आ रहा है? तो इसको याद नहीं करना है, फाइंड करने का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा कॉस माइनस थीटा, आप कहोगे सर यहाँ पे जीरो माइनस थीटा है, यहाँ पे क्या है जीरो माइनस थीटा है, और जीरो आपका इवन मल्टीपल है, नो चेंज, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस थीटा। अब आपको करना है सर जीरो माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस से एक पॉजिटिव होता है, या कॉस ही है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो बहुत ही आसान है, सिंपल है। सेम कहानी जाएगा, टैन माइनस टैन थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, सेक होता है तो सेक और कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ सिर्फ सेक थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला हो गया जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप नोट कर लीजिए कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा, कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा, और सेक माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, क्योंकि सेक और कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है दोनों। यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस के बारे में सॉल्व करेंगे, इस पर किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हो गया? चलिए
देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सर कि साइन 180 प्लस माइनस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा, ठीक है ना, और साइन 90 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू पता करो, इसकी वैल्यू पता करो। तो कैसे पता करोगे यार, ठीक है, तो कैसे पता करोगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जनरेशन है, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व आसानी से कर सकते हो। आप कहोगे सर यहाँ पे देखो 180 इवन मल्टीपल, 180 इवन मल्टीपल, यहाँ पे ऑड मल्टीपल है, तो ये सब चेंज होगा, ये सब चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, और ये भी चेंज नहीं होगा। ये चेंज हो जाएगा क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है, तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये बात पता है, ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बात तो पता हो गया। चलिए आप कहोगे सर 180 माइनस थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो 180 देखो यहाँ पे आपका 180 होता है, तो 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। फिर यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट, अब 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो 180 यहाँ पे है तो प्लस मतलब तीसरा क्वाड्रेंट में, और तीसरा क्वाड्रेंट में टैन और कॉट होता है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे कॉस है तो कॉस निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। आप कहोगे सर यहाँ पे 190 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो 90 प्लस थीटा 90 यहाँ होता है, तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस एक पॉजिटिव होता है, यहाँ साइन है तो पॉजिटिव हो गया। यहाँ तक क्लियर है आपको सर, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, कहोगे सर यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, फिर यहाँ पे साइन थीटा, फिर कॉस को कॉस से गुना करो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये रहा सवालों का जवाब, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है और आसान भी है, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए बढ़िया से। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, होमवर्क के लिए आपसे क्वेश्चंस आपको दिया जा रहा है, ठीक है। ये आपका HW है, आप इसको घर से बनाइएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए साइन 570 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू आप निकालने का प्रयास कीजिएगा, सेकेंड। टैन 360 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू भी आप निकालने का प्रयास कीजिएगा, तीसरा सवाल। कॉस 540 लिख लीजिए प्लस थीटा, इसकी वैल्यू निकालने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट सवाल है सेक 810 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू भी निकालने का प्रयास कीजिएगा। और 5 नंबर सवाल आपके सामने है कॉट, ठीक है ना, कॉट 900 प्लस थीटा। ये कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, 5 सवाल है। आप इस सवाल को एक बार सॉल्व कीजिए अपने से, और कमेंट में आप इसका आंसर दीजिएगा, कमेंट में सभी का आंसर दे दीजिएगा। आपका सही होगा तो बिल्कुल आपका नाम लिया जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल की क्लास में, और कल की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को भी डिस्कस करेंगे, और कल की क्लास में हम लोग पूरे थ्योरी को ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेशन में जाएंगे, ठीक है। ध्यान रखना ये कंप्लीट मैथमेटिक्स का बैच है, कहीं मत जाइएगा, पूरा सिलेबस यहीं पे आपका समाप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।